कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है क्वालिटी सीड प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स अंडर ओपन एंड प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। खुले व संरक्षित वातावरण में सब्जियों का गुणवत्ता बीज उत्पादन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि खुले वातावरण में या ओपन एनवायरनमेंट के अंदर जो वेजिटेबल्स हैं या सब्जियां हैं उनका गुणवत्ता बीज उत्पादन या क्वालिटी सीड प्रोडक्शन जो है वो किस प्रकार से किया जा सकता है और उसमें क्या क्या समस्याएं या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहले गुणवत्ता बीज या क्वालिटी सीड क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो गुणवत्ता बीज के अंदर तीन मुख्य लक्षण या गुण होते हैं। सबसे पहला रोग मुक्त बीज या डिजीज फ्री सीड्स। तो जो बीज है या सीड है उसकी सरफेस के ऊपर कोई भी रोगजनक या पैथोजन नहीं होता है। ठीक है, तो जो बीज है वो पूरी तरह से रोग मुक्त होता है। दूसरा है स्वस्थ बीज या हेल्दी सीड्स। इसका मतलब जो बीज है उसके अंदर जो भ्रूण है या एम्ब्रियो है वो पूरी तरह से स्वस्थ या हेल्दी होता है और जब ये बीज जर्मिनेट होगा या अंकुरित होगा तो एक हेल्दी सीडलिंग या एक स्वस्थ अंकुर जो है वो उत्पन्न करेगा। तीसरा है आनुवंशिक रूप से शुद्ध बीज या जेनेटिकली प्योर सीड्स। तो इनकी जो आनुवंशिक शुद्धता है या जेनेटिक प्योरिटी है वो हाई होती है या उच्च होती है। उसके बाद खुले वातावरण में, अब ओपन एनवायरनमेंट के अंदर अगर हम कमर्शियल क्वालिटी सीड प्रोडक्शन करते हैं या वाणिज्यिक गुणवत्ता बीज उत्पादन करते हैं तो उसके दौरान जो वेजिटेबल क्रॉप्स हैं या सब्जियां हैं उनको जबरदस्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है या हम कह सकते हैं ट्रिमेंडस डिफिकल्टीज का या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब ये कौन कौन सी कठिनाइयां हो सकती हैं वो हम लोग देखेंगे आगे। खुले खेत में सामान्य समस्याएं, कॉमन प्रॉब्लम्स इन ओपन फील्ड। तो अगर हम वेजिटेबल्स को ओपन फील्ड के अंदर ग्रो करवाते हैं तो क्या क्या समस्याएं कॉमनली या सामान्य रूप से फेस करनी पड़ती हैं फसलों को। तो इसमें सबसे पहला है पर्याप्त पृथक्करण का अभाव या लैक ऑफ सफिशिएंट आइसोलेशन। तो हम लोग जो सीड प्रोडक्शन फील्ड है उसके चारों ओर आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी जो है वो निश्चित बनाकर रखते हैं। तो ओपन एनवायरनमेंट के अंदर अगर हम ऐसा करते हैं तो आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करने की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आइसोलेशन डिस्टेंस हम मेंटेन ना कर पाएं, तो ये एक समस्या जो है वो रहती है ओपन फील्ड के अंदर या खुले खेत में। दूसरा है कीट या इंसेक्ट्स। तो कीटों का जो अटैक है या इंसेक्ट्स का जो आक्रमण है वो आसानी से वेजिटेबल क्रॉप्स के ऊपर हो सकता है क्योंकि कीट जो है वो ओपन फील्ड के अंदर आसानी से अटैक कर सकते हैं। उसके अलावा रोग या डिजीज, तो कोई भी पैथोजन है या उसका कोई बीजाणु या स्पोर है तो वो आसानी से आकर वेजिटेबल क्रॉप को इन्फेक्ट कर सकता है या संक्रमित कर सकता है, तो ये भी एक समस्या इसमें रहती है। इसके अलावा वायरस मुक्त वातावरण का अभाव या लैक ऑफ वायरस फ्री एनवायरनमेंट। तो वायरस के जो पार्टिकल्स हैं वो हवा के अंदर होते हैं और ओपन अगर फील्ड है तो उसके अंदर वायरस के कण जरूर होंगे और इन वायरस के कणों के द्वारा वायरल डिजीज या वायरस के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं वो सब्जियों के अंदर फैलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक समस्या रहती है। कीट या इंसेक्ट्स की हम लोग बात करें तो ये वायरस के लिए वेक्टर का काम करते हैं या एक वाहक का कार्य करते हैं। इसका मतलब कीट या इंसेक्ट क्या करते हैं, एक पौधे से वायरस को दूसरे पौधे पर ले जाने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसलिए जो कीट और वायरस हैं वो खुले खेत में या ओपन फील्ड के अंदर सबसे विनाशकारी समस्या है या मोस्ट डेवास्टेटिंग प्रॉब्लम है वायरस एंड इंसेक्ट्स। उसके बाद संरक्षण या प्रोटेक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर हम प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं या संरक्षित संरचनाओं का उपयोग करते हैं तो कीट वाहक या हम कह सकते हैं इंसेक्ट वेक्टर्स जो है इनको हटाया जा सकता है, इनको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, जो कीटनाशी हम लोग छिड़काव करना होता है कीटनाशियों का या इंसेक्टिसाइड्स का वो कम हो जाता है। ठीक है, तो कम कीटनाशियों के उपयोग से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस समस्या का समाधान जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से हम लोग बच सकते हैं अगर हम संरक्षित संरचनाओं का या प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं। तो भारत के उत्तरी मैदानों की हम लोग बात करें अगर नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, तो उत्तरी मैदान या जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इंडिया के
उसमें जो सॉइल या मृदा होती है खेत के अंदर वो अत्यधिक उर्वर होती है, मतलब उसकी जो फर्टिलिटी है वो हाई होती है, ठीक है। लेकिन इन उत्तरी मैदानों के अंदर या नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर जो टेम्परेचर चेंजेस हैं या तापमान के अंदर जो परिवर्तन है वो 0 डिग्री से लेके 48 डिग्री तक रहते हैं। इसका मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन या परिवर्तन जो है वो हमें देखने को मिलता है। और इसी के कारण क्या होता है कि संपूर्ण वर्ष या जो होल ऑफ द ईयर है वो मौसम एक जैसा नहीं रहता, ठीक है। तो मौसम परिवर्तित होता रहता है। तो संपूर्ण वर्ष हम लोग खुले वातावरण में या ओपन एनवायरनमेंट के अंदर जो सब्जियां हैं या वेजिटेबल्स हैं उनकी खेती करना संभव नहीं है या उनका कल्टीवेशन करना जो है वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर हम संरक्षित संरचनाओं का उपयोग करते हैं या प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं तो इस तापमान परिवर्तन को या ये जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इस परिवर्तन को कम किया जा सकता है। और अगर ये चेंज कम हो गया तो इसका फायदा हमें क्या होगा कि हम पूरे वर्ष या थ्रू आउट द ईयर जो है वो वेजिटेबल्स या सब्जियों की खेती या इनका जो कल्टीवेशन है वो आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हिमालय के ऊपरी क्षेत्र या अपर रीजन्स ऑफ हिमालयास। अब हिमालय के ऊपरी जो क्षेत्र होते हैं वहां पर तापमान बहुत ही कम रहता है, ठीक है। इन क्षेत्रों में जो शीत ऋतु होती है या विंटर सीजन होती है, विंटर सीजन का मतलब ये है कि नवंबर से लेकर मार्च तक के जो महीने हैं वो विंटर सीजन या शीत ऋतु में आते हैं। तो इन महीनों के अंदर जो तापमान परिवर्तन है या टेम्परेचर चेंज है वो -5 डिग्री सेंटीग्रेड से -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, ठीक है। तो अगर हम ओपन फील्ड के अंदर या खुले खेत के अंदर सब्जियों को उगाना चाहें ऐसे एनवायरनमेंट में या ऐसा वातावरण में तो ये संभव नहीं है। तो इन सब्जियों को या वेजिटेबल्स को इस वातावरण में नहीं उगाया जा सकता क्योंकि लगातार या कंटिन्यूअसली स्नोफॉल होता रहता है या हम कह सकते हैं हिमपात होता रहता है, ठीक है। और स्नो की वजह से जो सब्जियां हैं वो नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम संरक्षित संरचनाएं या प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स का यूज कर लें तो इस टेम्परेचर चेंज को या इस तापमान परिवर्तन को -5 डिग्री सेंटीग्रेड से -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो तापमान परिवर्तन हो रहा है इस परिवर्तन को हम लोग कम कर सकते हैं। जो स्नोफॉल या हिमपात हो रहा है उससे भी बचाया जा सकता है सब्जियों को। तो इन प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स या संरक्षित संरचनाओं के उपयोग से हम लोग पूरे वर्ष या थ्रू आउट द ईयर जो सब्जियां हैं या वेजिटेबल्स हैं उनका कल्टीवेशन या खेती करनी संभव हो जाती है या पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम लोग करेंगे संरक्षित वातावरण में सब्जियों का गुणवत्ता बीज उत्पादन या क्वालिटी सीड प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स अंडर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो संरक्षित वातावरण बनाने के लिए या हम कह सकते हैं प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट को डेवलप करने के लिए हम लोग कई प्रकार की स्ट्रक्चर्स या कई प्रकार की संरचनाओं का उपयोग या यूज जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें 3 मेन स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है ग्रीन हाउस, दूसरा है नेट हाउस और तीसरा है प्लास्टिक लोड टनल। तो इन तीनों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्रीन हाउस के बारे में डिस्कस करेंगे जो डिटेल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रीन हाउस की बात कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक पारदर्शी कवर का उपयोग किया जाता है। अब पारदर्शी कवर जो है या ट्रांसपेरेंट कवर के फॉर्म में हम लोग 2 चीजों को यूज कर सकते हैं। या तो पॉलीथीन का उपयोग किया जा सकता है पारदर्शी कवर के रूप में या फिर ग्लास यानी शीशे का उपयोग किया जा सकता है पारदर्शी कवर के रूप में। अगर हम पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो इस प्रकार का जो ग्रीन हाउस बनता है उसको पॉली हाउस कहा जाता है। और अगर हम ग्लास का उपयोग करते हैं, शीशे का उपयोग करते हैं तो इस प्रकार का जो ग्रीन हाउस है उसको ग्लास हाउस कहा जाता है। तो पॉली हाउस एंड ग्लास हाउस ये ग्रीन हाउस के 2 प्रकार हैं। अब पारदर्शी होने के कारण जो कवर है वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। ऐसा होने से क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, जो सनलाइट है वो आसानी से एंटर कर जाती है या प्रवेश कर जाती है किसके अंदर, जो ग्रीन हाउस होता है उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। और ग्रीन हाउस के अंदर क्या है, सब्जियां हैं और इसके अलावा अदर ऑब्जेक्ट्स हैं या अन्य वस्तुएं हैं। तो ये जो प्रकाश है सूर्य का वो अधिकांश भाग जो होता है इस प्रकाश का वो सब्जियों के द्वारा यानी वेजिटेबल्स के द्वारा और जो अदर ऑब्जेक्ट्स या अन्य वस्तुएं होती हैं ग्रीन हाउस के अंदर उनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है या एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। अब एब्जॉर्ब तो कर लिया, लेकिन एब्जॉर्ब करने के साथ साथ ये जो वस्तुएं हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं और साथ में जो ये जो सब्जियां हैं ये ग्रीन हाउस के अंदर अधिक तरंग दैर्ध्य या हम कह सकते हैं लॉन्ग वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन है, थर्मल रेडिएशन है या ऊष्मीय विकिरण है, उनको ये फेंकती हैं या एमिट करती हैं, ठीक है। और ये जो लॉन्ग वेव वाली या अधिक तरंग दैर्ध्य वाली किरणें हैं ये ग्रीन हाउस की पॉलीथीन या जो ग्लास होता है उसको पार नहीं कर पाती हैं,
ठीक है। तो उसको पार नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब ये जो सौर ऊर्जा होगी या सनलाइट होगी वो ग्रीन हाउस के अंदर ही ट्रैप होके रह जाती है या फंस कर रह जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ग्रीन हाउस के अंदर जो टेम्परेचर है या तापमान है वो इंक्रीज होने लग जाएगा या बढ़ने लगेगा, ठीक है। और यही प्रभाव क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। अब इसको हम लोग एक डायग्राम से समझ लेते हैं। अभी इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो भी, ये एक ग्रीन हाउस है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ ये एक कवर है और इसके अंदर प्लांट्स या पौधे जो हैं वो लगे हुए हैं। अब होता क्या है, सनलाइट या सूर्य से जो प्रकाश चलता है, सनलाइट जो है या सूर्य का प्रकाश जो है, इसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है ना। तो छोटी वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य वाली जो किरणें हैं वो आसानी से पेनिट्रेट कर जाती हैं किसको, इस ट्रांसपेरेंट मटेरियल को। और ये कहाँ जाती हैं भाई, जो ग्रीन हाउस है इसके अंदर जो पौधे लगे हुए हैं, इसके अलावा जो अन्य ऑब्जेक्ट्स या अदर जो वस्तुएं हैं वहां पर जाकर ये स्ट्राइक करती है या टकराती है। तो जो ऊर्जा है या एनर्जी है वो पौधों के द्वारा और अन्य ऑब्जेक्ट्स के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। अवशोषित करने के बाद कुछ ऊर्जा जो है वो इन पौधों के द्वारा और अदर ऑब्जेक्ट्स के द्वारा एमिट की जाती है, या हम कह सकते हैं थर्मल रेडिएशन या ऊष्मीय विकिरण जो है वो छोड़ा जाता है। लेकिन ये जो ऊष्मीय विकिरण छोड़ा जाएगा इसकी जो वेवलेंथ है वो लॉन्ग हो जाएगी, या हम कह सकते हैं लंबी तरंग दैर्ध्य हो जाएगी। तो लंबी तरंग दैर्ध्य वाली जो थर्मल रेडिएशन है ये इस ट्रांसपेरेंट मटेरियल को या पारदर्शी पदार्थ को पास नहीं कर सकती। तो पास नहीं कर सकती तो क्या होगा, इस ट्रांसपेरेंट मटेरियल से टकराकर ये जो थर्मल रेडिएशन है ये वापस फिर से प्लांट्स की ओर या पौधों की ओर या हम कह सकते हैं अदर ऑब्जेक्ट्स की ओर फॉरवर्ड हो जाती है या मुड़ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ऑब्जेक्ट्स के द्वारा अवशोषण या पौधों के द्वारा अवशोषण होता रहता है, और साथ में जो लंबी तरंग दैर्ध्य वाली या लॉन्ग वेवलेंथ वाली जो थर्मल रेडिएशन है उनका एमिशन होता रहता है। तो इसका मतलब ये जो लाइट एनर्जी है या सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा है ये इस ग्रीन हाउस के अंदर बंद होके रह जाती है। ऐसा होने से क्या होता है, इस ट्रांसपेरेंट मटेरियल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है या ग्रीन हाउस के अंदर का जो एनवायरनमेंट है इसका टेम्परेचर या तापमान जो है वो बढ़ने लगता है या इंक्रीज होने लगता है। और यही प्रभाव क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। इसको हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं हिंदी के अंदर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ऐसे जो ग्रीन हाउस हैं, ठीक है, ऐसे ग्रीन हाउस में ठंडी जलवायु में या हम कह सकते हैं जहाँ पे क्लाइमेट जो है वो कोल्ड रहता है यानी कि टेम्परेचर कम रहता है, उस जलवायु के अंदर ऐसे जो ग्रीन हाउस है उनमें सब्जियों को या वेजिटेबल्स को आसानी से ग्रो करवाया जा सकता है और इनका क्वालिटी सीड प्रोडक्शन जो है वो आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। गर्मी के जो महीने होते हैं यानी कि जो समर सीजन के महीने होते हैं जैसे मई जून जुलाई अगस्त वगैरह है ना, तो इन महीनों के अंदर जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा रहता है, टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है, ठीक है, 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो तापमान को कम करना जरूरी होता है ग्रीन हाउस के अंदर। तो ग्रीन हाउस में अगर हम तापमान को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग ग्रीन हाउस के अंदर कूलिंग उपकरण या कूलिंग पैड्स इनको बोल देते हैं वो लगाए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो वाणिज्यिक ग्रीन हाउस होता है या हम कह सकते हैं कॉमर्शियल ग्रीन हाउस जो होता है उसमें पूरे वर्ष या हम कह सकते हैं थ्रू आउट द ईयर जो वेजिटेबल्स हैं या सब्जियां हैं उनको अगर हम उगाना चाहते हैं तो इस कॉमर्शियल ग्रीन हाउस में हमें कुछ फैसिलिटीज देनी होंगी या कुछ सुविधाएं देनी होंगी। तो ये कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो हमें इस कॉमर्शियल ग्रीन हाउस में देनी होंगी ताकि हम पूरे वर्ष सब्जियों को उगा सकें, वेजिटेबल्स को ग्रो करवा सकें। तो इसके अंदर कुछ कंडीशंस या फैसिलिटीज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है तापमान नियंत्रण या टेम्परेचर कंट्रोल। तो तापमान जो है वो ना तो बहुत ज़्यादा जाना चाहिए और ना ही बहुत कम जाना चाहिए। तो तापमान को नियंत्रित किया जाना चाहिए ताकि सब्जियों का उत्पादन हो सके। दूसरा है आर्द्रता नियंत्रण या ह्यूमिडिटी कंट्रोल। तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, तो ये भी नियंत्रित होनी चाहिए। इसके अलावा CO2 नियंत्रण या कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका भी कंट्रोल होना चाहिए। तो CO2 की जो मात्रा है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए या फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो ये भी नियंत्रित होनी चाहिए। अगर CO2 बहुत ज़्यादा हो जाती है तो भी सब्जियों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, और CO2 की मात्रा बहुत कम होती है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो भी सीड प्रोडक्शन में दिक्कत आती है। तो ये CO2 जो है ये भी कंट्रोल या नियंत्रित होनी चाहिए। इसके अलावा दीप्ति काल नियंत्रण या फोटो पीरियड कंट्रोल। तो 24 घंटों में कितने घंटे हमें प्रकाश देना है और कितने घंटे हमें अंधेरा देना है ये भी निश्चित होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी नियंत्रित या कंट्रोल्ड होना चाहिए ताकि सब्जियों का जो उत्पादन है वो किया जा सके। उसके अलावा मृदा तापमान नियंत्रण या सॉइल टेम्परेचर कंट्रोल।
तो मृदा का जो तापमान है उसको भी नियंत्रित किया जाना चाहिए, ताकि जो ग्रोथ है रूट सिस्टम की या मूल तंत्र की वो अच्छी तरह से हो सके, और जो सीड क्वालिटी सीड प्रोडक्शन है या गुणवत्ता बीज उत्पादन है वो भी बढ़िया तरीके से हो। इसके अलावा आता है पादप पोषक नियंत्रण या प्लांट न्यूट्रिएंट कंट्रोल। तो हम लोग सब्जियों के जो प्लांट्स होते हैं या पौधे होते हैं उनको जो न्यूट्रिएंट्स देते हैं या पोषक देते हैं वो भी नियंत्रित या कंट्रोल्ड होने चाहिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं देने चाहिए और बहुत कम भी नहीं देने चाहिए, ताकि क्वालिटी सीड प्रोडक्शन जो है वो आसानी से हो सके। अब ग्रीन हाउस जो है उसके क्या क्या लाभ होते हैं या बेनिफिट्स क्या हैं ग्रीन हाउस के, तो दो मेन बेनिफिट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला बेनिफिट आता है गैर मौसमी फसल या ऑफ सीजन क्रॉपिंग जो है। तो कश्मीर के अंदर जो विंटर सीजन है या शीत ऋतु है उस समय टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तापमान जो है वो बहुत ही लो रहेगा, ठीक है। तो उस समय ग्रीन हाउस का अगर हम उपयोग करते हैं तो जो ऑफ सीजन क्रॉप्स हैं या गैर मौसमी जो फसलें हैं वो हम लोग कश्मीर के अंदर उगा सकते हैं और उनसे प्रोडक्शन या उत्पादन भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल या उदाहरण के लिए जैसे टमाटर है, टोमेटो, मिर्च यानी चिल्लीज, बैंगन यानी ब्रिंजल, ककड़ी है, कुकुम्बर, भिंडी है, ओकरा, ठीक है। तो इन फसलों को हम लोग ऑफ सीजन में या गैर मौसमी भी हम लोग उगा सकते हैं या इनका कल्टीवेशन किया जा सकता है। तो ये सबसे पहला फायदा होता है ग्रीन हाउस का। दूसरा है गैर मौसमी नर्सरी उगाना या रेजिंग ऑफ सीजन नर्सरीज, ठीक है। तो ऑफ सीजन नर्सरीज भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं ग्रीन हाउस के उपयोग से। संकर बीज उत्पादन के लिए इसका उपयोग जो है वो किया जा सकता है। आपको पता होगा कि मार्केट के अंदर जो संकर बीज या हाइब्रिड सीड हमें अवेलेबल होता है या उपलब्ध होता है उसका मूल्य जो है या रेट जो है, मार्केट प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो भी बीज हम प्लांट करें या उसकी सोइंग करें मृदा के अंदर या सॉइल के अंदर, उसका जर्मिनेशन हो। तो इसके लिए क्या आवश्यक है कि प्रत्येक बीज जो है वो अंकुरित होना चाहिए या हर एक सीड का जर्मिनेशन होना चाहिए, ताकि हमने जो हाइब्रिड सीड या संकर बीज खरीदा है, ठीक है, उसका पूरा मूल्य हम लोग ले सकें। अब 100% बीज अंकुरण या 100% जो सीड जर्मिनेशन है ये कंट्रोल्ड परिस्थितियों में ही या नियंत्रित परिस्थितियों या कंडीशंस के अंदर ही संभव है। तो ग्रीन हाउस का अगर हम उपयोग करते हैं तो हम लोग हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन या हाइब्रिड सीड जो है उनको उगाकर 100% सीड जर्मिनेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। और 100% सीड जर्मिनेशन हो रहा है तो उसका मतलब जो प्रोडक्शन या उत्पादन है वो भी हम लोग 100% ले सकते हैं। तो सबसे पहला इसका ये फायदा है। दूसरा हम लोग फायदा इसमें एग्जाम्पल से देखेंगे। कुकुरबिट्स जो हैं उनकी खास बात क्या है कि ये गर्म मौसम की फसलें होती हैं, यानी कि जो समर सीजन है ये उसके अंदर इसको डेवलप किया जा सकता है या ग्रो करवाया जा सकता है, जहाँ पर तापमान जो है वो अधिक रहता है। इनकी जो बुआई है या सोइंग है इन कुकुरबिट्स की वो मार्च अप्रैल के महीने में की जाती है। अब मार्च अप्रैल के महीने में जो रात का तापमान है या नाइट का जो टेम्परेचर है वो 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अब अगर हम पॉली हाउस का उपयोग कर लें, ठीक है, तो पॉली हाउस में दिसंबर जनवरी के महीने में ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी नर्सरी को तैयार किया जा सकता है, यानी पौध तैयार कर सकते हैं हम लोग दिसंबर जनवरी के महीने में ही, ठीक है। और ये जो नर्सरी है वो पॉलीथीन के थैलों में तैयार की जाती है। ये खास बात आपको ध्यान में रखनी है। पॉलीथीन बैग्स के अंदर इस नर्सरी को डेवलप किया जाता है और फरवरी के अंत में इस नर्सरी के अंदर जो अंकुर होते हैं या जो प्लांटलेट्स या सीडलिंग्स होते हैं उनको मेन फील्ड के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है या मुख्य खेत के अंदर उनको रोपित कर दिया जाता है। और फिर इनका जो प्रोडक्शन है या उपज है वो हम लोग ले सकते हैं। और ये जो उपज या यील्ड आती है, ठीक है, पॉली हाउस के उपयोग से, ये 1 से 1.5 महीना पहले ही ली जा सकती है। अगर हम ऑर्डिनरी मौसम के हिसाब से चलें तो कुकुरबिट्स की जो प्रोडक्शन है या उत्पादन है वो लेट आएगा, लेकिन अगर हम पॉली हाउसेस का उपयोग कर रहे हैं, नर्सरी डेवलप कर रहे हैं और नर्सरी के बाद प्लांटेशन कर रहे हैं, रोपण कर रहे हैं, तो हम लोग उपज या यील्ड को 1 से 1.5 महीना जल्दी या पहले ही लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसका फायदा होता है ग्रीन हाउस का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्रीन हाउस के प्रकार या टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस। तो लागत के आधार पर या हम कह सकते हैं कोस्ट के बेस पर जो ग्रीन हाउस हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है कम लागत ग्रीन हाउस, जिसको लो कॉस्ट ग्रीन हाउस भी बोल देते हैं, जिसमें लागत जो है वो बहुत ही कम रहती है, तो ये बिल्कुल सिंपल टाइप का ग्रीन हाउस होता है। दूसरा है मध्यम लागत ग्रीन हाउस या मीडियम कॉस्ट ग्रीन हाउस, यानी इसकी लागत जो है वो ना तो बहुत कम होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा है उच्च लागत ग्रीन हाउस या हाई कॉस्ट ग्रीन हाउस, इसकी लागत बहुत ज़्यादा होती है, इसके अंदर फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा जो है वो दी जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी होती हैं वो हम लोग देखेंगे आगे, तो इनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले कम लागत ग्रीन हाउस या लो कोस्ट जो ग्रीन हाउस है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग जो पॉलीथीन है उसका यूज़ किया जाता है ट्रांसपेरेंट कवर के रूप में या पारदर्शी कवर के रूप में। तो इस पॉलीथीन शीट को हम लोग फिक्स करते हैं किसकी सहायता से, बांस के लट्ठों की सहायता से या बम्बूज की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, उसको फिक्स करते हैं या स्थिर करते हैं। ठीक है। और ये जो एक तरह का पॉलीथीन हाउस जो है या पॉली हाउस जो है, ये हाई रेनफॉल से या अत्यधिक वर्षा से फसल की सुरक्षा करता है या क्रॉप का प्रोटेक्शन करता है। तो और ज़्यादा कोई फैसिलिटी इसके अंदर नहीं दी जाती है, इसलिए इसकी जो लागत है या कॉस्ट है बहुत कम होती है। दूसरा है मध्यम लागत ग्रीन हाउस, मीडियम कोस्ट ग्रीन हाउस भी बोल देते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, जो पॉलीथीन शीट है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल या पारदर्शी पदार्थ के रूप में, मटेरियल के रूप में यूज़ की जाती है। अब इस पॉलीथीन शीट को हम लोग लोहे की पाइपों की सहायता से, अब पाइप्स यहाँ पे लोहे की लेनी है और उसकी हेल्प से इनको स्थिर करना है या जो फिक्स है वो किया जाता है। ठीक है। तो लोहे की पाइपें ले रहे हैं इसलिए जो कॉस्ट है वो मध्यम आ जाती है। इसके अलावा हम लोग वातायन यानी कि जो वेंटिलेशन है उसके लिए एग्जॉस्ट फैंस का यूज़ करते हैं या हम कह सकते हैं निष्कासन पंखों का उपयोग किया जाता है। तो जो भी ह्यूमिडिटी या हम कह सकते हैं कि अगर आर्द्रता बहुत ज़्यादा हो गई है ग्रीन हाउस के अंदर, तो एग्जॉस्ट फैन को हम लोग चला देंगे तो जो भी ह्यूमिडिटी या आर्द्रता होगी वो बाहर चली जाएगी। ठीक है। तो वेंटिलेशन जो है या वातायन जो है उसके लिए निष्कासन पंखे या एग्जॉस्ट फैन हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा तापमान को अगर हम कम करना चाहते हैं या टेम्परेचर को लो करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए कूलिंग पैड्स का उपयोग जो है वो किया जा सकता है। तो इसलिए इसमें जो कॉस्ट है वो मध्यम या मीडियम आती है, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ फैसिलिटीज़ जो है वो दे रहे हैं। उसके बाद थर्ड आता है उच्च लागत ग्रीन हाउस या हाई कॉस्ट ग्रीन हाउस। तो इसकी लागत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर सब कुछ लगभग ऑटोमेटिक होता है या स्वतः चालित होता है। तो इसमें एक चीज़ तो ये है कि जो पॉलीथीन शीट है जो कि पारदर्शी मटेरियल या ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इसको लोहे या एल्यूमिनियम के फ्रेम की सहायता से स्थिर किया जाता है। अब यहाँ पे फ्रेम बना हुआ है और ये फ्रेम किसका है, या तो लोहे का होगा या फिर एल्यूमिनियम का होगा। तो फ्रेम है तो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, ये इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी। तो इस फ्रेम की सहायता से हम लोग इस पॉलीथीन शीट को फिक्स या स्थिर करते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर यानी तापमान, प्रकाश यानी लाइट और आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी जो है ये ऑटो कंट्रोल्ड होती हैं या स्वतः नियंत्रित होती हैं। तो इसके लिए जो उपकरण या यंत्र जो है वो लगाए जाते हैं ताकि अपने आप ही ये तीनों के तीनों जो कारक हैं, वातावरणीय कारक या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वो कंट्रोल हो सकें या नियंत्रित हो सकें। तो इसलिए इसकी जो लागत है या कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हमने देखा सबसे पहला ग्रीन हाउस। अब दूसरा हम लोग देखेंगे नेट हाउस। तो ये इंसेक्ट प्रूफ होते हैं या कीट प्रूफ होते हैं। इसका मतलब जो कीट हैं वो इनको पार नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ये एक तरह की जाली होती है। तो कीटों से सुरक्षा के लिए या इंसेक्ट से प्रोटेक्शन के लिए ही नेट हाउस बनाए जाते हैं। तो इसमें हम लोग जालीदार नेट्स को कवर के रूप में उपयोग जो है वो करते हैं। ठीक है। कीट जो है, कीट वाहक अगर एब्सेंट होंगे, अगर मान लीजिए जो जहाँ पे हमने सब्जियां उगाई हैं उसके अंदर इंसेक्ट वेक्टर्स नहीं है, कीट वाहक नहीं है, तो वायरस मुक्त वातावरण जो है वो विकसित हो जाएगा। वायरस का ट्रांसमिशन नहीं होगा, स्थानांतरण नहीं होगा। तो वायरस मुक्त वातावरण है तो इसका मतलब जो सब्जियां हैं या वेजिटेबल्स हैं उनका कल्टीवेशन करके या खेती करके इस वातावरण के अंदर क्वालिटी सीड का जो प्रोडक्शन है या गुणवत्ता बीज का जो उत्पादन है वो आसानी से किया जा सकता है। ठीक है। तो इसमें कोई टेम्परेचर, लाइट या ह्यूमिडिटी जो है वो कंट्रोल नहीं होते हैं। इनका नेट हाउसेस का केवल एक ही काम होता है कि ये कीट प्रूफ होते हैं, यानी कि कीटों को, इंसेक्ट्स को सब्जियों से या वेजिटेबल से दूर रखने का कार्य करते हैं। तो नेट हाउसेस का काम इतना ही है, तो इसमें इतना ही है, कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है। तीसरा है प्लास्टिक लो टनल। ठीक है। तो प्लास्टिक लो टनल का उपयोग भी आजकल बहुत किया जा रहा है। तो ये वास्तव में पॉली हाउस का एक छोटा रूप होता है। ठीक है। एक मिनिएचर फॉर्म है पॉली हाउस की। इसका काम क्या होता है, इसका काम है जैसे हमने एक फील्ड के अंदर, एक रो के अंदर, पंक्ति के अंदर सब्जियों के पौधे लगाए हैं तो उनको कवर कर दिया जाता है और इनकी ऊंचाई बहुत ही कम होती है, लगभग पौधे के साथ ही जो पॉलीथीन है वो लग जाती है। तो इसलिए इसको लो टनल बोला जाता है। लो का मतलब ये होता है कि इसकी ऊंचाई बहुत ही कम होती है, इतनी कम होती है कि जो पॉलीथीन है वो लगभग साथ लग जाता है पौधे के ऊपर, बिल्कुल पास स्थित होता है। ठीक है। इसलिए इसको प्लास्टिक लो टनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बिल्कुल लंबाई में लगाई जाती हैं। प्रत्येक पंक्ति के लिए एक
पॉली हाउस अलग से बनाया जाता है बिल्कुल लंबाई में, ठीक है। और लो है इसका मतलब इसकी ऊंचाई बहुत ही कम है, तो इसलिए इसको मिनिएचर फॉर्म बोल देते हैं पॉली हाउस का, या पॉली हाउस का एक छोटा रूप है। इसका काम क्या है, जो भी हमने वेजिटेबल्स या सब्जियां जो हैं वो एक पंक्ति के अंदर या रो के अंदर ग्रो करवाई हैं, उनकी सुरक्षा करना या प्रोटेक्शन करना। किससे सुरक्षा करना, एक तो वर्षा या रेनफॉल से, इसके अलावा हवा या विंड फ्लो से, बहुत ज़्यादा विंड फ्लो तेज हो रहा है तो उससे प्रोटेक्शन होगा। इसके अलावा कम तापमान या लो टेम्परेचर जो है वो भी अफेक्ट कर सकता है, तो सर्दियों के अंदर इसका उपयोग जो है वो ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा पाले से यानी कि फ्रॉस्ट जो है वो भी डैमेज कर सकता है वेजिटेबल क्रॉप्स को, तो उससे भी प्रोटेक्शन देने का काम जो है इस प्लास्टिक लो टनल के द्वारा किया जाता है। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट्स के हिंदी व इंग्लिश में नोट्स लिखित में चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा प्लांट ब्रीडिंग 2010, जिसमें कोई भी स्पेस आपको नहीं रखना है। तो हम लोग सर्च करते हैं प्लांट ब्रीडिंग 2010 और उसके बाद आपको एंटर दबाना है। जैसे ही आप एंटर पर क्लिक करते हो तो आपको सबसे ऊपर की तरफ एक लिंक दिखाई देगा साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से, ठीक है। ये वेबसाइट कौन सी है, plantbreeding2010.blogspot.com। तो इस लिंक को आपको ओपन करना है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से वेबसाइट ओपन हुई दिखाई देगी। इसमें आपको लेफ्ट कॉर्नर पर साइड बार पर क्लिक करना है, और जैसे ही साइड बार पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ जो ओल्ड पेपर्स के लिंक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, जिनके ऊपर क्लिक करके आप नोट्स तक पहुँच सकते हो। जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन नहीं हैं वो आने वाले टाइम में यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे।